स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज हम विज्ञान के भाग जीव विज्ञान से पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर लिए हैं। इसके पहले विज्ञान के रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पाठ 1, जीव विज्ञान से जैव प्रक्रम पाठ 6, जीव जनन कैसे करते हैं पाठ 8। इसकी वीडियो हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बना के हमने चैनल पे साइंस थिंक एकेडमी पे डाल दी हैं। आप उसको जाके अवश्य देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज आइए हम चर्चा करते हैं पाठ 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें कुछ लगभग 50 बहुविकल्पी प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? तो इसमें दिया है ए चार्ल्स डार्विन, बी ह्यूगो डी ब्रीज, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और डी हरगोविंद खुराना। तो इसमें जो सही है वो सी सही है। सी पहला का सी ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने प्रस्तुत किया था। और मेंडल के जो 3 नियम हैं, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अभिगम का नियम। इसमें जो पृथक्करण का नियम है ये मेंडल के दूसरा नियम है। इस वजह से देखिए ऑप्शन में दिया चार्ल्स डार्विन ने, बी ह्यूगो डी ब्रीज ने, सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डी रॉबर्ट हुक ने। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यही दूसरा का सी सही है। तीसरा सवाल आते हैं, विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं। विपरीत लक्षणों, विपरीत मतलब लंबा या नाटा या लाल और सफ़ेद, जो विपरीत जोड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, निर्धारक, समयुग्मजी, समरूप। तो उसको हम एलिलोमॉर्फ कहेंगे, मतलब युग्म विकल्पी कहेंगे। तो इस तरह से तीसरा का ए सही हो गया। चौथा सवाल है, टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया? टी.एच. मॉर्गन एक वैज्ञानिक हैं। ये कह रहे हैं कि अपना जो आनुवंशिक प्रयोग था किस पे किया था। तो इसमें पहला है घरेलू मक्खी, दूसरा है बालू मक्खी, तीसरा है फल मक्खी, चौथा है सीसी मक्खी। तो ये जो फल मक्खी है इसी पर टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किया था। इस वजह से चौथा का ये सी सही है। पांचवा सवाल है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण होते हैं। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण, एक प्रभावी है एक अप्रभावी। और प्रभावी माने जो प्रकट हो जाए, अप्रभावी में जो लक्षण छिप जाए। तो देखिए यहाँ लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज और फली। इसमें जो सही उत्तर है वो बी वाला, झुर्रीदार बीज। स्वतंत्र अभिगम के नियम में ये झुर्रीदार बीज जो है या प्रभावी लक्षण होते हैं। इस वजह से पांचवा का बी सही है। छठवां सवाल है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में ये मेंडल का नियम है। ये पृथक्करण के नियम में जब आएंगे F1 पीढ़ी में सभी समान रहेंगे, लेकिन F2 पीढ़ी जब आएगी इसमें अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो आते हैं किस में आते हैं? एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो एक संकर क्रॉस है। लंबे और नाटे पौधे जब संकर कराते हैं तो पहली पीढ़ी में सभी जो है लंबे आ जाते हैं। लेकिन अगर उसमें स्वपरागण करा दिया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में एक नाटा, एक लंबा, 2 संकर वाले आते हैं। तो वो जो संकर वाले होते हैं वो भी लंबे ही मान लिए जाते हैं। इस वजह से 3:1 इसको कहा जाता है। तो छठवें का ए सही है। अब आइए 7वां सवाल, पुष्प में लाल रंग प्रभावी है, इसकी विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? देखिए इसी संबंधी सब बार बार आ रहे हैं, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगी। तो इसमें हम फटाफट करते चलते हैं। ये बौना पौधा, गोल बीज, सफ़ेद पुष्प, हरे बीज। तो इसमें जो सफ़ेद पुष्प है यही क्या है? ये लाल प्रभावी है, तो सफ़ेद जो है अप्रभावी होता है। 7 का सी वाला सही है। 8वां सवाल है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। जीन प्रारूप अनुपात तो 3:1, दूसरा है 1:2:1, तीसरा है 1:1:1:1:2, चौथा है 9:3:3:1। तो इसमें जो है बी वाला सही होगा, 1:2:1। ये जीन के आधार पे किए गए, मतलब जीन के आधार पे। अब 9वां सवाल,
9वां सवाल जो आते हैं ये, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर जो होगा ये मटर होगा। मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। 10वां, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। तो क्या होते हैं, लंबे तथा बौने पौधे दोनों। लंबे मटर के पौधे, बौने मटर के पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आता है 10वां का पहला आता है, लंबे तथा बौने पौधे दोनों आते हैं। क्रॉस कराने पर लंबे और बौने दोनों आते हैं। 11वां है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या। तो मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या जो है ये 46 होती है। अगर 23 जोड़ी लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ 23 जोड़ी नहीं लिखा, 46 लिखा, तो 46 पर निशान हम लगा देंगे। 12वां है, प्यूरिन क्षारक होता है। ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरिमीन, एक होता है प्यूरिमिडीन। हमने जहाँ डीएनए और आरएनए हमने पढ़ाया है वहाँ आपको हमने बताया है ना, एजी और टीसी हमने बताया था, एजी टीसी। तो देखो ये प्यूरिन है, ये पिरिमिडीन है। तो यहाँ पे देखिए एडेनिन, साइटोसिन, यूरोसिल, थाइमिन। तो यहाँ एडेनिन दिया है, यहाँ ए आ गया, एडेनिन दिया है, तो इस वजह से ये ए वाला सही है। 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो डीएनए को माने जाते हैं। तो इस वजह से हम 13 का बी पर निशान लगा देते हैं। 14 वाला है कि केंद्रक बना होता है। अब केंद्रक किसके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, कि आरएनए से बने होते हैं, कि न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। तो डीएनए में जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये डी वाला सही है, 14 का डी। इस तरह 15वां सवाल है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये मेरे ख्याल से 1968 में मिला था। यहाँ पर 1968 आप निशान लगा दीजिएगा, 15 को 1968। 16वां सवाल है, विकासी दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो देखिए, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो ये विकासी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम जो है किससे अधिक समान है, ये चीन के विद्यार्थी जैसे। ये वाला सही होगा, 16 का ए वाला सही होगा। अब आइए 17वां है, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कि आरएनए के बने होते हैं, कि डीएनए के बने होते हैं, कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो है डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। तो इस वजह से 17वां का ये डी सही है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग। अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाएगी। जब खून की कमी हो जाएगी तो हमारे अंदर एनीमिया जैसे रोग हो जाएंगे। तो इसमें दांत कोशिका और अल्परक्तता, हीमोफीलिया, वर्धानता, इसमें से कोई नहीं। तो ये सब तो होंगे नहीं, तो आनुवांशिक है। ये दांत कोशिका अल्पलाभता, ये 18 का ए वाला सही है। इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। 19 वाला देखिए, 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, संयोजी बंध द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। जो 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़ते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। ये डीएनए हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, डीएनए और आरएनए, उसको जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 19 का डी है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। 20वां वाला देखिए कि निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है। अभी मैं बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, तो ही सवाल फिर आ गया, प्यूरिन क्षारक है। तो प्यूरिन क्षारक में हम देखते हैं क्या है। हमने बताया था कि फार्मूला AG और TC, AG और TC। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये प्यूरिन है, तो AG देखिए, ग्वानिन अगर कहीं है तो सही हो जाएगा। तो ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ए वाला सही है, थाइमिन। 21 पे आइए कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु में जो ऑटोसोम की संख्या होती है वो 44 होती है, ठीक ना। हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 पाए जाते हैं, 46। तो ये 44 है, तो 44 प्लस XY ये एक एलोसोम्स है ना। ये निर्धारित करता है कि नर है कि मादा है।
तो अगर जोड़ दिया जाए तो 46 हो जाएंगे। तो हम पूछा ऑटोसोम की संख्या पूछा है, तो इस वजह से डी पर निशान लगाएंगे, 44 होगा। 22वां सवाल है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। अब जल्दी जल्दी हम करते हैं, टाइम है नहीं। उत्परिवर्तन का कारण होता है, उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन, जीन संघर्ष, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का जो कारण है वो जीन परिवर्तन है। जीन में परिवर्तन हो जाता है तो उत्परिवर्तन हो जाता है ना। कोई भी नस्ल हो उसमें अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, उसी को म्यूटेशन कहेंगे। तो जीन परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। 24वां सवाल है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी वाला हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, और छठवां उपरोक्त सभी। तो ये तो लगभग समजात अंग सब हैं, इस वजह से हम डी पर निशान लगा देंगे, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। 25वां पे आ जाइए जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं किसके द्वारा होती हैं? वर्धित जनन द्वारा नहीं, अलैंगिक जनन ये भी नहीं, और लैंगिक जनन ये हो सकता है, स्पोर ये भी नहीं। तो ये लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो में ये विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं। 26वां है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक वर्ण, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योगतम की उत्तरजीविता। तो लैमार्कवाद जो सिद्धांत दिए थे ये सबसे महत्वपूर्ण है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इस वजह से 26 का ये सी हो जाएगा। 27वां सवाल जो आ रहे हैं, ये 27वां सवाल है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? जातियों की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये डार्विन ने लिखी थी, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, डार्विन ने की थी। 28वां है जैव विकास का मूल स्रोत है। जैव विकास का मूल स्रोत है तो उत्परिवर्तन नहीं, प्राकृतिक चयन नहीं, कृत्रिम चयन नहीं, लैंगिक चयन ये जैव विकास का मूल सिद्धांत है। लैंगिक चयन होगा तभी विकास होंगे ये, तो इस वजह से ये 28 का बी सही है। 29वां सवाल है एक द्विसंकर का 10 प्रारूप है। एक द्विसंकर मतलब डाइहाइब्रिड का 10 प्रारूप है। 1:2:1, 1:1:1:1:2, 9:3:3:1, 3:1। तो इसमें देखो सी वाला सही होगा। ये द्विसंकर क्रास में जो लास्ट में आता है 9:3:3:1 के अनुपात में होते हैं, इसको हम स्वतंत्र अभिगम का नियम भी कहते हैं। 30वां सवाल है विषाणु किससे बने होते हैं? विषाणु किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल से, कि वसी अम्ल तथा प्रोटीन से, कि न्यूक्लियोप्रोटीन से, कि अमीनो अम्ल तथा ग्लिसरॉल से। तो जो विषाणु बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, तो इसका 30 का सी वाला हो जाएगा। 31 पाइए विकास की दृष्टि से मानव के सबसे निकटवर्ती कौन है? बंदर है, कि चमगादड़ है, कि खरगोश है, कि चिंपैंजी है। तो देखिए मानव से जो सबसे निकटवर्ती हो चिंपैंजी है, ये डी वाला सही होगा, 31 का डी। 32वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को, तो शुद्ध गोल बीजों देखो जहाँ राउंड मतलब आर, देखिए यहाँ पे स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी कैपिटल टी ये भी नहीं, ये जो कैपिटल आर है यही सही होगा। 32 का डी वाला कैपिटल आर। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में सब किसी न किसी सन में पूछे गए हैं। 33वां पे आइए केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, केवल प्रोटीन के बने होते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट, कि लाइसोसोम, कि प्रियॉन्स, कि जीन्स। तो देखिए ये 33 का सी है, ये प्रियॉन्स जो होते हैं ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। 34 में देखिए मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये इसमें सी वाला 34 का ये सी वाला सही होगा, स्मॉल टी। 35वां सवाल है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और बायोलॉजी। तो इसमें जो 35 का सी होगा
ये पैलियोंटोलॉजी ना, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब 36वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में नहीं, केंद्रिका में नहीं, इसमें भी नहीं, केंद्रक द्रव्य इसमें भी नहीं, केंद्रक में डीएनए जो पाए जाते हैं हमेशा वो केंद्रक में पाए जाते हैं। ये यहाँ पे हम निशान लगा देंगे केंद्रक में। और 37 का देखिए, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, उत्परिवर्तन से, प्रसंकरण से, उपार्जित लक्षणों से। नहीं, प्राकृतिक वर्ण से, ये डार्विन का सिद्धांत भी यही है। तो ये प्राकृतिक वर्ण से ये नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है डार्विन के अनुसार, तो हम 37 का ए निशान लगा देंगे। 38वां सवाल है, जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना। नहीं, ये सब नहीं थे, ये चार्ल्स डार्विन, जो 38 का ए है चार्ल्स डार्विन, ये उत्तर सही होगा। 39 में देखिए, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? समजात हैं कि समरूप हैं कि अवशेषी हैं कि इनमें से कोई नहीं? समजात अवशेषित हो नहीं सकते हैं, समरूप ये वाला सही है। 39 का बी सही है, समरूप है। मानव स्पीसीज होमोसैपियंस का उद्भव कहाँ पर हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछे जाते हैं। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो ये डी वाला सही होगा, अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था, इस वजह से अफ्रीका में। 41वां है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स रियल, विलियम स्मिथ, हेरिस स्मिथ। नहीं, ये सब नहीं है, ये ह्यूगो डी ब्रीज है, ये ह्यूगो डी ब्रीज। ये 41 का सी सही होगा, ह्यूगो डी ब्रीज हैं, ये उत्परिवर्तन के सिद्धांत प्रस्तावित किए थे। 42वां सवाल है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को, आनुवंशिकता मतलब हमारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं उसको हम जीन्स कहते हैं। डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं, जीन्स। 42 का सी होगा, जीन्स। 43वां सवाल है, वर्धांत व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता? वर्धांत ये आनुवांशिक रोग हैं, ये कलर ब्लाइंडनेस को कहेंगे, ये कलर को पहचान नहीं पाते हैं। तो किसको नहीं पहचान पाते हैं? ये लाल और हरे, लाल और हरे रंग को जान नहीं पाते, इसीलिए इनको ड्राइवर पर बनने नहीं दिया जाता है। ये लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाते हैं। 44वां है, विकास का मुख्य कारक है। उत्परिवर्तन है कि उपार्जित गुण है कि लैंगिक जनन है कि प्राकृतिक वर्ण है? तो विकास का जो मुख्य कारक है वो प्राकृतिक वर्ण है, नेचुरल सिलेक्शन। ये डी वाला, 44 का डी वाला सही होगा। इस तरह से हम 45वें क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, तंत्रिका अवशेष पर। इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं है। ये जो उत्तर होगा पुरुषों के क्रोमोसोम, क्योंकि पुरुष के अंदर यक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यक्स और वाई, और यही जो है वाई यही लिंग निर्धारण करता है। तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर 45 का ए सही होगा, 45 का ये। 46वां सवाल है, जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को कहते हैं। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं कि जीनोटाइप कहते हैं कि जीन्स कहते हैं कि फिनोटाइप कहते हैं? तो यहाँ जो उत्तर होगा ये बी वाला, जीनोटाइप कहेंगे। आनुवांशिक अगर संबंधित है जीनोटाइप होगा, जीन से जीनोटाइप, तो हम बी पर निशान लगा देंगे। 47 का हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार जो उत्पन्न करता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी, इसमें खून का थक्का नहीं जमता, तो ये हीमोग्लोबिन स्तर में कमी लाती है। बी वाला है। रूमेटी हृदय रोग है, नहीं। WBC में कमी आती है, नहीं। रक्त का स्कंदन न होना, स्कंदन माने जमना, थक्का ना जमना, तो रक्त का स्कंदन न होना यही हीमोफीलिया। तो इस वजह से 47 का डी सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है 47 का डी। अब 48 है, जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवन संघर्ष और योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है किससे? लैमार्कवाद से कि ओपैरिनवाद से कि मेंडलवाद से कि डार्विनवाद से? तो ये जीवन का संघर्ष जो है ये डार्विनवाद से है, हम इस पर लगा देंगे डी पर। 48 का डी सही है। 49वां सवाल है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज।
आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मानव है कि क्रो-मैग्नान मानव है, निएंडरथल मानव है कि पेकिंग मानव है? तो इसमें देखिए जो इसमें सही है ये क्रो-मैग्नान मानव, ये आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नान मानव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये पूछ लिए जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्रो-मैग्नान मानव। आखिरी सवाल है 50, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्लायोसीन, पैलियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन। तो इसमें जो 50 का उत्तर ये सी वाला है, प्लायोसीन। ये जो मानव की उत्पत्ति हुई प्लायोसीन युग में हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब। पहला है उत्परिवर्तन के जनक, आप पीछे पढ़ चुके हैं, ह्यूगो डी ब्रीज हैं। दूसरा है लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागत की खोज किसने की? तो टी.एच. मॉर्गन ने की, पीछे आया है क्वेश्चन ए। तीसरा है वर्धानता तथा हीमोफीलिया कैसे रोग हैं? ये लिंग सहलग्न रोग है, लिंग सहलग्न, ये आनुवंशिक रोग में आते हैं, लिंग सहलग्न रोग है। चौथा है हीमोफीलिया प्रायः पाया जाता है, पुरुषों में पाए जाते हैं, हीमोफीलिया प्रायः जो है पुरुषों में पाया जाता है। पांचवा है सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, यूपी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जबकि एनसीईआरटी में ये है। तो इसको कहेंगे आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस को सरीसृप एवं पक्षी के बीच की कड़ी कही जाती है। छठवां सवाल है पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कहाँ और कब आरंभ हुआ? तो ये आदि सागर में हुआ था, ये लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले सबसे पहले यहीं पर जो है जीवन आया था। तो सातवां सवाल है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन द्वारा किए गए ना, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा किए गए? तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा किए गए। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन प्लस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता दिए हैं। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मान लीजिए कि 50 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम स्टेप बाय स्टेप जो पार्ट बाय करा रहे हैं अगर सब कर लेंगे तो 20 नंबर मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि पेपर जो आएंगे वो 2 खंडों में बटे रहेंगे। पहला जो खंड रहेगा ये बहुविकल्पी रहेंगे, जो 20 नंबर के रहेंगे ये OMR शीट पे करने रहेंगे। दूसरा जो 50 नंबर में रहेगा वो लिखना रहेगा, आपको कॉपी में लिखना रहेगा। इसके बारे में हम OMR शीट पे कैसे किया जाएगा इसको हम OMR शीट सहित हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल सब बच्चों को मिल सके। थैंक यू।